नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। और जैसा कि चैनल में बहुत मांग बढ़ रही थी कि सर हिंदी की क्लासेस क्यों नहीं कराई जा रही, हिंदी क्लासेस क्यों नहीं कराई जा रही हैं, तो आज उसी की मांग के को मद्देनज़र रखते हुए मैंने, चूँकि आपको मैं बता दूं कि जब मेरा जो मेथड है, मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है, वो मैं दो मेथड में टीचिंग करता हूँ। एक तो मेरा जो टीचिंग करने का जो मेन सब्जेक्ट है वो है CDP, और जो मेरा सेकेंडरी सब्जेक्ट रहता है वो मेरा सब्जेक्ट रहता है हिंदी। आपको मैं ये बात बता दूं कि मैं अपने क्षेत्र की कई सारी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में वहाँ पर टीचर के पद पर हूँ, और वहाँ पर जो कंपटीशन की कोचिंग है वहाँ पर मैं टीचर के पद पर हूँ, और वहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ हिंदी पेडागोजी प्लस हिंदी, और साथ में CDP और CDP एक चाइल्ड डेवलपमेंट भी मैं अपने यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। जब मैं ये सब सारी चीज़ें कंटिन्यू कर ही रहा हूँ तो मैंने कहा, जो सर हैं आपने उन्होंने बताया कि जो हिंदी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही, तो क्या आप सर हिंदी की भी क्लासेस कर सकते हो। तो मैंने उनकी बात को समझा, परखा और आपकी आवश्यकताओं को भी समझा, और उसके बाद में मैंने आज से चालू किया है कि आज से मैं हिंदी का भी सेक्शन आपको पढ़ाऊँगा। तो हिंदी के सेक्शन में बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस बात सीटेट की करता हूं तो आपको कभी कभी लगता होगा कि सर आप वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, सीटेट में कैसे आएगा। बेटा जो सीटेट में आता है वो पैराग्राफ देकर आता है, लेकिन पैराग्राफ के अंदर से हमेशा आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा होते ग्रामर से हैं, होते वर्णमाला से हैं, समाज से हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बाकी मतलब होते इसी से हैं, बस वो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। आपके पैसेज थे तो आपने मान लिया पैसेज पढ़ लिया, अब वहाँ पे आपसे पूछा गया, कोई एक शब्द दे दिया गया, उसमें कह दिया गया बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। कोई एक लाइन दे दी गई पैसेज की, बताइए इसमें कौन सा रस है, बताइए इसमें कौन सा छंद है। फिर आप वहाँ पर डिफीट खा सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पर कोई एक शब्द दिया हुआ है, वहाँ पर आपसे वर्णमाला, अगर बात हम करें यूपी टेट की, तो यूपी टेट में तो सीधा सीधा पूछा जाता है, वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं, रस से क्वेश्चन आते हैं, अलंकार से क्वेश्चन आते हैं, संधि से क्वेश्चन आते हैं, जितनी भी चीज़ें संज्ञा समास संज्ञा क्रिया सर्वनाम सारी चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप चाहे यस टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूकेट, आप किसी भी भर्ती परीक्षा में जाएंगे, हिंदी एक वहाँ पर भाषा होता है, यहाँ पर एक विशेष मुद्दा होता है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि आपको जो हिंदी पढ़ना है वो हमेशा ये मान के नहीं पढ़ना है कि अरे सीटेट में नहीं आता तो हम नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया ऑल इंडिया एग्ज़ाम आपको देने हैं, सीटेट में भी जो आता है पैराग्राफ के अंदर से यही ग्रामर पूछा जाता है, तो ये ग्रामर आपको आना अति आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आप लोग आराम से पढ़िए, दिमाग लगा कर पढ़िए, बहुत ही आराम आस्ते आस्ते से हम पढ़ाएंगे। और हिंदी जो है वो सबसे सुपर जाने वाली, सुपर डुपर होने वाली है। आज से हिंदी का जो पहला चैप्टर आता है, जैसा कि आप जानते हैं वर्णमाला, तो पहला चैप्टर हम पढ़ाएंगे वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ाने के पहले सबसे पहले हम बात कुछ भाषा पे कर लेते हैं। जैसे जो हमारी हिंदी भाषा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हिंदी भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। देखिए भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। क्योंकि यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो सांकेतिक भाषा का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि हमारे जो पेपर में जो लिख के आएगा, जो टेक्स्ट पेपर में लिख के आता है वो हमेशा लिखित भाषा लिख के आती है। या हम मान लीजिए आपका वाइवा होता है, आपका इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पर आप देखते हैं आप मौखिक भाषा का प्रयोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप मौखिक भाषा और लिखित भाषा पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर सांकेतिक भाषा पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है। तो भाषा के हम 2 रूपों पर चर्चा करते हैं, जिसको कहते हैं लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब जो हमारी भाषा है वो तो हमारी हिंदी है, लेकिन जो हमारी लिपि है हिंदी भाषा की, जो लिखने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं लिपि, और लिपि जो हमारी है वो है देवनागरी लिपि, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे बताइए जो देवनागरी लिपि है या जो हमारी भाषा है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे पहले अगर किसी को भाषा बोलनी नहीं आती तो उसको लिखनी कैसे आ जाएगी। तो अगर हम सबसे पहली बात करें, यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो उठता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भाषा के हम 2 रूपों का अध्ययन करने वाले हैं। एक तो हम अध्ययन करेंगे आपकी मौखिक भाषा का, वो भी थोड़ी देर केवल अध्ययन करेंगे, यहाँ पर थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे मौखिक भाषा, और उसके बाद हम दूसरा जो पार्ट इसका पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। भाषा के तौर पर हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भैया सबसे पहले जब कोई बच्चा
अब जिस संसार में आता है सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, सबसे पहले वो बोलना सीखता है, सबसे पहले वो मौखिक भाषा का प्रयोग करता है कि लिखित भाषा का, सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इकाई के आगे लिख दिया जाए या इकाई के पहले यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दी जाए, मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, तो आप लोग बिना संकोच के कहेंगे क्या? ध्वनि। क्योंकि भाषा का सबसे छोटा छोटा आप क्या कर सकते हो? आप गुनगुना सकते हो, आप मिमिया सकते हो, आप कुछ भी करेंगे, लेकिन छोटा से छोटा आप ध्वनि का, अगर मैंने कहा क, तो क में भी एक न एक ध्वनि को आपको निकालना ही पड़ता है। तो पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आप कहेंगे ध्वनि। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अब मुझे आप सभी बच्चों बताइए कि आप छोटा छोटा क्या लिख सकते हैं? तो आप यही कहेंगे सबसे सर जी हम छोटा छोटा एक वर्ण लिख सकते हैं, क्योंकि वर्णों के मेल से सब अक्षर बनेगा, अक्षर जब सार्थक हो जाएगा तो शब्द बनेगा, और कई शब्दों के मेल से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। तो कई अक्षरों के मेल से तो सबसे छोटा अक्षर हुआ, या इसी को कहते हैं वर्ण। तो कई वर्णों के मेल से, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हुई, जो सबसे छोटी लिखित इकाई हुई, मैं यहाँ पर कहूँ बताइए पूरे बोर्ड में सबसे छोटा छोटा क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे मैं आ लिख सकता हूँ, या मैं का लिख सकता हूँ, या मैं ए लिख सकता हूँ, या मैं बी लिख सकता हूँ। इससे छोटा क्या आप कुछ लिख सकते हैं क्या? तो जी नहीं, हम कदापि नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे छोटा छोटा हम एक वर्ण लिख सकते हैं, हम एक अक्षर लिख सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो गया? वर्ण हो गया। अब अगर ना तो मौखिक पूछे ना लिखित का कहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, तब भी आप आंसर देते हैं वर्ण। मैंने क्या कहा है कि मौखिक इकाई या मौखिक भाषा सिर्फ आप यहाँ के लिए मैंने आपको कहा है, बाकी पूरी जो ग्रामर होती है आप सिर्फ और सिर्फ आपको लिखित भाषा को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखित भाषा पे कंसंट्रेट करना है। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर अगर हम कहें भाषा की सबसे छोटी इकाई, ना मैं लिखित कहूँ ना मैं मौखिक कहूँ, तो आप जान जाएंगे वर्ण। अब अगर यहाँ पर हम आपसे कहने लगें, चलिए ध्वनि आ गया, वर्ण आ गया, अभी अभी मैंने बताया कि कई वर्णों के मेल से क्या बनता है? एक शब्द बनता है, और बेटा जो शब्द होता है उसका कुछ ना कुछ भाव होता है या अर्थ होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्थ या भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या बताएंगे? तो तब आप कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए अर्थ या भाव के आधार पर, तो बताइए अगर मैंने कहा आपने कोई एक छोटा सा वर्ण लिख दिया, तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए क्या वर्ण का कोई भाव होता है क्या? का क्या भाव है? कुछ नहीं है। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि का से कबूतर होता है, बेटे वो बिल्कुल गलत होता है। ये जो का से कबूतर हम पढ़ा करते हैं, ये बच्चा छोटा होता है तो बच्चा क्या करता है? वो इमेज से सीखता है, वो चित्रों से सीखता है, वो क्या करता है? अपने सामने लगे हुए दीवार पर लगे हुए चित्रों के माध्यम सीखा है कि आ से अनार होता है। जब अनार जैसा चित्र आता है तो मेरे प्यारे बालक पढ़ना सीख जाता है आ। तो इसीलिए वहाँ से हम आ से अनार बनाते हैं, जबकि पढ़ने का तरीका कतई नहीं होता है। तो का के पढ़ने के तरीके या तो आप पढ़ें का खा गा घा अंगा, ऐसे पढ़ें, या आपको अगर का को पढ़ना है तो आप इसके पीछे कार प्रत्यय जोड़ दीजिए, ककार, खकार, गकार, घकार, इस प्रकार से कार पढ़ने का तरीका होता है। तो अगर कहें भाव या अर्थ के आधार पर भाषा सबसे छोटी इकाई, तो आप लिख देंगे ये होती है शब्द। क्या होती है? शब्द होती है। और यहीं पे अगर प्यारे बच्चों आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए? कहा जाए भावार्थ। क्या कहा जाए? भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप बेटा यहाँ पर इसको बताएंगे वाक्य। क्या बताएंगे? वाक्य। तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं मेरे प्यारे बालक। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा अर्थ या भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और या तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप प्यारे बच्चे कहोगे क्या होती है? तो वाक्य होती है। तो ये जो 5 क्वेश्चन, ये मेरा लिखाने, समझाने, बताने का यही मकसद है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, कई एग्जाम में, कई राज्यों के टेट एग्जाम में, टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम में इन टाइप के क्वेश्चनों की बड़ी भरमार रहती है। तो मैंने सोचा बताने के पहले जरा भाषा पे बात करके मैं 1 मिनट आपको ये सारी बातें बता देता हूँ। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम चलते हैं वर्णमाला पर। जल्दी से करिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा।
हटा दूं इसको, देखिए आगे। देखिए अब आगे की हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्ण, जो वर्णमाला होता है, आज से पूछा जाता है कि निम्न में से वर्णमाला की परिभाषा क्या है। तो वर्णमाला की परिभाषा कई लोग कहते हैं वर्णों के समूह को, नहीं। देखो जो वर्णमाला होता है कि वर्णों का समूह तो होता है, लेकिन वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम का समूह होता है। क्योंकि आप का को चा वाली लाइन में नहीं रख सकते हैं और चा को का वाली लाइन में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो हो जाएगा वर्णों का व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम कहते हैं हिंदी की वर्णमाला। अब अगर वर्णमालों को मान लो हमने, अगर हम कहते हैं लिपि चिन्ह, क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह। अच्छा ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? वर्णमाला को लिपि चिन्ह क्यों कहा जाता है? देखिए मान लीजिए जैसे वर्णमाला है, तो वर्णमाला का, खा, गा, छोटा बड़ा स्वर या व्यंजन होते हैं। अब ये जो स्वर और व्यंजन होते हैं ये हमारी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखने का ही तो काम करते हैं, लिखित भाषा में बदलने का ही तो काम करते हैं। तो क्या हम इन वर्णमाला के वर्णों को क्या हम लिपि चिन्ह नहीं कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि वर्णमाला के वर्णों को और किस नाम से जाना जाता है, तो उनको लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक। अब अगर हम वर्णमाला की बात करें तो मेरे बेटे बहुत बार क्या होता है कि वर्णमाला के नाम पर लोग ये समझ लेते हैं कि ककहरा होता है या काखा गा अंगा अंगा होता है, लेकिन वर्णमाला का मतलब होता है वर्ण, और स्वर भी वर्ण होते हैं और व्यंजन भी वर्ण होते हैं। तो अगर हम वर्णमाला का क्लासिफिकेशन करना चाहें तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग को कहा जाता है स्वर और दूसरे को कहा जाता है अपने व्यंजन। अब देखिए अगर हम बात करें कि स्वरों की संख्या, एक तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, समझते जाइएगा। वर्णमाला में पूछा जाए, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या क्या है, तो प्यारे बच्चे हमेशा याद रखना है 52। अब 52 में क्लासिफिकेशन कैसा होता है, तो 52 में जो 11 हैं, जो 11 हैं, वो तो होते हैं कौन, तो वो तो होते हैं आपके स्वर, और बाकी जो 41 होते हैं ये होते हैं आपके व्यंजन। स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं, तो ये होते हैं 41 या 41। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 52 की रैंकिंग बनती है जाके। अब ये कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, इस बात को ज़रा बड़े ध्यान से समझिए। हमने लिखा स्वर और व्यंजन, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि कुल स्वरों की संख्या, यहाँ पर लिखते जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कुल स्वरों की संख्या, तो आप बताएंगे 11। ठीक। या इसको थोड़ा सा और इसका विस्तार कर लेते हैं, हम लिखते हैं हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या बराबर कितना, 11। ठीक। लेकिन एक बार क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आ गया था। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो हमारी जो भाषा होती है वहाँ पर आप हिंदी भाषा भी ले सकते हैं और संस्कृत भाषा भी ले सकते हैं। तो संस्कृत भाषा होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर कभी कभी संस्कृत भाषा में भी पूछ लेता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्यारे बच्चों बताइए संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या, तो अभी मेरे प्यारे बच्चे याद रखिए अब ये हो जाती है 13। अब ये 11 से 13 का सफ़र कैसे तय होता है इसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 11 और 13 बताने के पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी परिभाषा में ज़रा हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इसकी परिभाषा देखो, स्वर क्या होते हैं, देखो स्वर कहते हैं कि स्वर जो होते हैं वो ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती, उनको स्वर कहते हैं। परंतु व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इनको कहते हैं हम व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इनकी सहायता कैसे, जैसे का है तो का को क्या आप बिना आ के बोल सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो का को बिना आ के बोल सकता है तो वो हमें मैसेज करे और हम उसको 500 रुपये का इनाम देंगे।
बशर्ते वो का को बिना आ के बोलना चाहिए। जब आप क बोलेंगे तो आ आएगा ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आप खुद देख रहे होंगे कि जो व्यंजन है इसको आप बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है, स्वर की जो परिभाषा होती वो होती है वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो अगर किसी अन्य की मेरे बेटे सहायता नहीं ले रहे हैं तो क्या मैं यहाँ पर इनको स्वतंत्र वर्ण नहीं कह सकता हूँ? क्या इनको मैं स्वतंत्र वर्ण नहीं कह सकता हूँ? तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आता है, हिंदी माला के वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं उनको कहते हैं, आ जाएगा स्वर व्यंजन, और दो सारे और एग्जाम्पल दिए होंगे तो आप कहेंगे स्वर। अरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, कोई हम किसी भी भाषा में किसी भी चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं और उसके उच्चारण के लिए मुझे किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है तो उसको हम स्वतंत्र वर्ण या स्वर कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? अगर हम बात यहीं पर अगर करें हम व्यंजन की मेरे प्यारे बच्चों, तो व्यंजन होता है वे वर्ण या हिंदी वर्णमाला के वे ठीक है, वे वर्ण चालू करते हैं। अब याद रखिए, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण, और ये दूसरा वर्ण कौन है? स्वर। दूसरे वर्ण यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए इनको तो फिर इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं परतंत्र। क्या कहते हैं? परतंत्र वर्ण, या इन्हीं को कहते हैं गुलाम वर्ण। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखें, मैंने अगर कोई भी बात कही है तो मैं वो बातें तभी आपको बताता हूँ जब कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के भर्ती परीक्षा के एग्जाम में ये पूछी जा चुकी हैं। तो अगर स्वर की बात करें तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं, इनको स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन होते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, या इन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और व्यंजन में हम परतंत्र वर्ण या गुलाम वर्ण भी शामिल होते हैं। तो अब हम इतनी आपने बातें नोट कर ली हैं। तो अब हम एक एक सेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर सेक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे आपके व्यंजन सेक्शन की। बात समझे कि नहीं समझे? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। कर लिया आपने? मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। चलिए देखिए आगे। देखिए, जो भी मैं बातें आपको बताता जा रहा हूँ, मैं बार बार ये बातें आपको कहता हूँ, एक नहीं आप 1000 बार ये बात सुन लीजिए कि अगर मैंने मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं शुद्ध अंतःकरण से आपके लिए टीचिंग करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम में मदद है वो मेरे द्वारा भरसक 100% हो पाए। तो प्यारे बच्चे, आपका भी ये परम कर्तव्य बनता है कि जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ वो आप समझें, सीखें और उसकी सत्यता की जांच भी करें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैंने कोई बातें बताई, आप उसकी जांच भी कर सकते हैं, आप गूगल में भी देख सकते हैं, आप क्रोम में देख सकते हैं, आप किसी बुक में देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ाने के पहले 8, 10, 15, 20 बुकें छान चुका होता हूँ, और मैं ये काम 2, ढाई, 3 साल, 4 साल से कर रहा हूँ, इसलिए इसमें मुझको तजुर्बा है। तो मैं आपसे कहता हूँ खुले तौर पर कि आप मैं जो पढ़ाता हूँ आप टीचिंग को चेक कर सकते हैं, आप इसकी सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। आप भरोसा करें, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? तो आप तैयार रहिए और तैयार होकर के पढ़िए, मेहनत करिए। देखिए, तो अब हमने कहा था कि वर्णमाला के सेक्शन पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। अभी मैंने आपको स्वर की परिभाषा बता दी। ठीक है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर हमारे होते कौन कौन से हैं। तो होता है आ, ई, उ, ऋषि, ए,
ए, ओ और ओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अंक और आहा। तो प्यारे बच्चे हमेशा याद रखें, अंक और जो आहा होता है इसको हम कभी भी स्वर की गिनती में शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसका एक कारण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। अब ये जो 11 होते हैं ये होते हैं मूल स्वर, या आप कह सकते हैं यही होते हैं, यही होती है स्वरों की संख्या 11। पर मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि संस्कृत में कितनी संख्या होती है बच्चे? हो जाती है 13। तो समझो संस्कृत में बढ़ कैसे जाती है, एक झलक देख लो केवल। तो संस्कृत में क्या होता है, यहाँ पर देखो, छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ऐसे जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो छोटी री और इसी के साथ में हो जाती है बड़ी री, और एक चीज़ और जुड़ जाती है री। तो 11 तो ऑलरेडी थे ही, एक बड़ी री बढ़ जाती है और एक बढ़ जाती है री, तो ऐसे ही हो जाते हैं 13। चूँकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, तो हमको संस्कृत से कुछ खासा लेना देना नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए, इसीलिए 11 और प्लस 2 = 13। इसीलिए संस्कृत भाषा में संख्या क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों? 13 हो जाती है। पर चूंकि यहाँ पर हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए मुझे बताना अति आवश्यक हो जाता है, तो मैंने आपको ये बात बता दी। अब बात करते हैं ये जो अंक और आहा है, अगर हम इसको स्वरों की श्रेणी में शामिल नहीं करते तो आखिर ये होते क्या हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे इनको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। तो ये जो दोनों होते हैं ये स्वरों की श्रेणी में ना शामिल होकर के अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह को क्या कहते हैं? देखिए, अयोगवाह जो होता है ना तो ये पूरी तरीके से व्यंजन होता है और ना ही ये पूरी तरीके से स्वर होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वरों व व्यंजनों, स्वरों व व्यंजनों के बीच वाले वर्णों को कहते हैं। तो बेटे हमेशा याद रखना, अयोग वाह ऐसा क्वेश्चन एसटेट की भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। आप नहीं मानते हैं तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने कहा इनको अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि आयोग, समझिएगा, आयोग का मतलब ये आ के योग से बनते हैं, और जो कि बन भी रहे हैं। देखो, अंक और आहा आ के योग से बनते हैं, और वाह का मतलब वहन करते हैं किसका? व्यंजन का। अब मान लीजिए हमने अभी अभी आपको बताया है कि जो व्यंजन होता है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये स्वर के उच्चारण में, उसकी व्यंजन के उच्चारण में उसकी सहायता भी करते हैं, परंतु स्वर होते भी नहीं है, क्योंकि आ होता है स्वर और इसमें अंक और जुड़ जाता है। तो ना तो ये पूरी तरीके स्वर होते हैं मेरे बच्चे, ना ही ये पूरी तरीके व्यंजन होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं अयोगवाह। और जो अयोगवाह होता है वो स्वरों व व्यंजनों के बीच की कड़ी होता है, या स्वर या व्यंजन के बीच का वर्ण होता है, इसलिए इसको कहते हैं अयोगवाह। और अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसमें सही कर दीजिएगा। ठीक, तो अब हमें जो भी क्लासिफिकेशन करना है, जो भी हमें बंटवारा करना है, वो हमको इन्हीं के हिसाब से करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अब हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, अब देखो, स्वरों का जो वर्गीकरण होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो कई आधार पर होता है। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको आप कहते हैं उच्चारण। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद या स्वरों के प्रकार। अब देखो, सबसे पहला जो हमने भाग किया है वो किया है उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार या भेद। तो उच्चारण का देखो, उच्चारण का मतलब होता है कि हम क्या होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं छोटा आ तो उसको कहते हैं आ, और बड़े को कहते हैं आ, ई। इसका मतलब है कहीं पर जो उच्चारण है वो छोटा है, तो जो छोटा होता है उसको यहाँ पर प्यारे बच्चे भाषा दी गई है। तो पहला जो होता है उसको कहते हैं लघु स्वर। क्या कहते हैं? लघु स्वर। और दूसरा जो होता है जिसमें जैसे आ, ई, तो उसको कहते हैं हम दीर्घ स्वर। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम लघु स्वर के और नाम में जाने की कोशिश करें तो लघु को कहा जाता है छोटा स्वर भी कहते हैं।
इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, जो सबसे मूल बात है, इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मूल स्वर। तो ये वाली जो बात है, इस पे आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसको आपको हमेशा याद रखना है। आपसे ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा कि जो मूल स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो आपको बच्चे वहां पर बताना पड़ेगा कि इनकी संख्या कितनी होती है। देखिए, तो अगर हम बात करें तो आप ये बताइए कि लघु स्वर में कौन कौन आते हैं? यही 11 हैं। तो यही 11 में कोई ना कोई आता होगा। तो मूल स्वरों में आते हैं आ, ई, उ और ऋषि। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि, ये आते हैं। इनको लघु स्वर कहो, चाहे छोटा स्वर कहो, चाहे एक मात्रिक स्वर कहो, और चाहे इनको मूल स्वर कहो। ठीक, कौन कौन? आ, ई, उ और ऋषि। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितनी बचाएंगे? आप बताएंगे 4। ठीक, अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। इसको दीर्घ स्वर कहते हैं, इसको बड़ा स्वर भी कहते हैं, और इसको गुरु भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, और इसको कहते हैं द्विमात्रिक स्वर भी हम इसको कहते हैं। तो दीर्घ स्वर के कितने नाम हैं? चाहे आप दीर्घ कहिए, चाहे आप गुरु कहिए, चाहे आप बड़ा कहिए, और चाहे आप द्विमात्रिक कहिए, इनकी संख्या होती है। अब देखो 4 तो ये निकल गए, बाकी कितने बचे? 7। तो इनकी संख्या होती है 7, जो कि कौन कौन होते हैं? तो ये होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो दीर्घ स्वर मेरे प्यारे बच्चे 7 प्रकार के होते हैं। आज से पूछा जाए द्विमात्रिक स्वर। अब देखो, द्विमात्रिक और एक मात्रिक क्या होता है? जब कभी आप छंद पढ़ते हैं, तो जब आप छंद में मात्राओं की काउंटिंग करते हैं, तो आप छोटा आ, छोटी ई, उ और ऋषि को आप हमेशा एक मात्रा देते हैं, जो आप ऐसे कर खड़ी पाई से बनाते हैं। परंतु बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ को मेरे प्यारे बच्चे आप दोहरी मात्रा देते हैं, जिसको आप इस प्रकार चलाते हैं, जिसको आप गुरु कहते हैं। ठीक, तो अब जब इन सबको आप छंद पढ़ते समय, छंद करते समय, जब आप मात्रिक छंद करते हैं, तो दोहरी मात्राएं चढ़ाते हैं और गिनते हैं 1, 2, और इनमें गिनते हैं 1। तो क्या ये एक मात्रिक नहीं हो गए लघु वाले, और बड़े वाले ये द्विमात्रिक हो गए? इनको कहते हैं दीर्घ, इनको कहते हैं गुरु। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बातें हो गई। और तीसरा जो होता है, इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। अब देखिए, ये जो प्लुत स्वर होते हैं, इनकी हिंदी में कोई भी इनका स्थान है नहीं। जो पुरानी हिंदी थी उसमें इनका स्थान था, लेकिन अभी वाली जो हिंदी है उसमें इनका कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन प्लुत स्वर बनाए जा सकते हैं। और अगर आपसे बहुत पूछे तो ऐसा पीसेस में क्वेश्चन आ चुका है, तो कह देते हैं कि प्लुत स्वरों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। अब आप ये देखिए कि प्लुत स्वर बनाए कैसे जाते हैं। देखो, प्लुत जैसे हमने कहा एक मात्रिक, इसको कहा द्विमात्रिक, तो ये होता है बहुमात्रिक। बहुमात्रिक का मतलब होता है किसी चीज को आप इतना ज्यादा बोलिए कि वो 1 मात्रा 2 मात्रा पार करके 3 मात्रा में चली जाए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल अवेलेबल होता है, जिसको कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम। तो ओम में पूछा जाता है बताइए कौन सा स्वर है, तो आप लोग हमेशा आंसर लगाते हैं प्लुत स्वर है। इसको याद कर लीजिएगा, जो ओम लिखा हुआ है इसमें कैसा स्वर होता है? प्लुत होता है। क्यों? क्योंकि जब ओम आप बोलते हैं तो ओ बहुत देर तक बोलते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं म, तो इसीलिए ये होता है प्लुत। जो ओ होता है वो दोहरी मात्रा पार करके तीसरी या चौथी मात्रा पे चला जाता है, इसलिए ये होता है प्लुत स्वर। तो यहाँ पर 3 प्रकार हुए, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लघु स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वरों की संख्या 7। अब यहीं पर एक नया प्रकार निकल के प्यारे बच्चों सामने आता है, जरा ध्यान से समझते जाइए। ये सारी बातें तो आपने समझ ही ली होंगी। देखिए, यहां पर एक नया प्रकार इसी से बनता है, इसे दीर्घ स्वर से निकल के आता है। आपने सुना होगा, इस समय पूछा जाता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहते हैं संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। अब देखिए, जो दीर्घ स्वर होता है इसमें कुछ संयुक्त स्वर भी होते हैं। कौन कौन? ये 4 कौन कौन से हैं? तो पहला है ए, दूसरा है ऐ, तीसरा है ओ, और चौथा है आपका औ।
इनको संयुक्त स्वर कहा क्यों गया है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो इनको संयुक्त स्वर कहा गया है। अब देखिए संयुक्त का मतलब होता है ऐसे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं। तो जो ए का जो फॉर्मेशन होता है, बनावट होती है, वो आ प्लस छोटी ई से होती है। ए की होती है आ प्लस बड़ी ई से होती है। ओ की होती है आ प्लस छोटा ऊ से। और जो औ होता है इसकी होती है आ प्लस बड़ा ऊ। समझिएगा, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। मैं थोड़ा सा इसको और सही से लिख देता हूं। यहां पर हमने लिखा है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो ये जो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है मेरे प्यारे बच्ची होती है 4। कौन कौन सी, ए ओ और औ। अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें कि इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, तो आप ये आंसर देंगे कि सर जी इनको संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो रचना होती है, इनकी जो संरचना होती है, वो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनती है। और सर जब दो या दो से अधिक स्वर एक साथ मिल जाते हैं, दो या दो से अधिक चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं, तो उनको संयुक्त हम कह रहे हैं। संयुक्त का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोगों का या ज़्यादा वस्तुओं का या ज़्यादा वर्णों का मिल जाना, इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त वर्ण। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। प्यारे बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट करो और फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ। कर लिया आपने? चलिए देखिए आगे। सबने कर लिया ना? चलिए, मैं बार बार बच्चे आपको यही समझाता हूँ कि अगर हम अपने एंड से इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको हमसे दुगुना मेहनत करनी चाहिए। अगर आप हमसे दुगुना मेहनत नहीं करते हैं तो आप सफलता के हकदार नहीं हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच है कहीं ना कहीं। और अगर आप हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता, संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। ठीक है, अब जो हम अगले जो आधार की बात करते हैं, मैंने पहले आधार की बात की उच्चारण के आधार पर, जो हम दूसरे आधार की बात करते हैं वो बेटे होता है ओठ आकृति के आधार पर। ओठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। अब ओठ आकृति की बात करते हैं तो बेटा ओठ आकृति का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है, हमारा जो वोक्कल कार्ड है, इसको क्या कहते हैं, जो कंठ लगा हुआ है इसको कहते हैं वोक्कल कार्ड या कंठ कहते हैं। हमारी जो ध्वनि होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे नाभि से शुरू होती है और नाभि से शुरू होकर ध्वनि हमारे वोक्कल कार्ड यानी कंठ तक आती है। और कंठ में हमारा मस्तिष्क इसको मैसेज देता है कि हमको बोलना क्या है, उसी हिसाब से यहाँ से डिजाइन कर ली जाती है। परंतु जब कंठ के बाहर जब ध्वनि आती है तो हमारे 3 4 5 ऑर्गन काम करते हैं। जैसे जीभ काम करती है, तालू काम करता है, दांत काम करते हैं, ओंठ काम करते हैं और मसूड़े काम करते हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए ओंठ ना होते तो क्या आप ऊ बोल पाते हैं, क्या आप आ बोल पाते हैं? तो अगर देखिए तो ओंठ की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो कहते हैं कि अगर ओंठ गोलाई में गए, समझिएगा, हमने बोला ऊ, तो जब बेटा ऊ बोलते हैं तो ये जो ओंठ होते हैं ये एक शेप बनाते हैं जिसको आप कहते हैं वृत्ताकार, ऊ ओ औ। अगर हमारे ओंठ वृत्ताकार शेप में नहीं जाएंगे तो आप ऊ और ओ और औ नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर कहें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वृत्ताकार स्वर। 2 प्रकार से विभाजन होता है, वृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर कौन सारे स्वर हैं? वे स्वर जिनको बोलते समय हमारे ओंठों की आकृति जो होती है वो वृत्ताकार हो जाती है। ऐसे स्वरों को हम कहते हैं वृत्ताकार स्वर, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है वर्तुल। आपने बहुत सुना होगा वर्तुल स्वर, या इन्हीं का एक और नाम होता है वृत्तमुखी स्वर। इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की एक छोटी सी परिभाषा है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। वे स्वर जिनको बोलते समय ओंठों की आकृति वृत्ताकार हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो बेटा उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर या वर्तुल स्वर। और जिनमें नहीं होती है उनको कहते हैं अवृत्ताकार।
या इनका दूसरा नाम होता है अवर्तुल, या इनका अगला नाम होता है अवृतमुखी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी परिभाषा लिखने की मुझे आवश्यकता है, आप सब समझदार हैं। आप कहेंगे वे स्वर जिनको बोलते समय ओठों की आकृति को वृत्ताकार क्रम में नहीं होना पड़ता है, उनको कहते हैं अवर्तुल, अवृतमुखी या अवृत्ताकार। अब अंधा भी बता सकता है कि किनमें वृत्ताकार होता है, कि जैसे ऊ, ओ और औ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इनकी संख्या होती है कितनी, इनकी संख्या होती है प्यारे बच्चे 4। कौन कौन से, तो इनकी संख्या 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक, ये 4 होते हैं। पर अगर हम यहाँ की बात करें तो 4 चले गए तो बचे कितने, 7। तो कौन कौन से, अ, ई और बचा ऋषि, ए और ऐ। तो ये हो गए 7 और ये हो गए 4। पर यहाँ पर एक और शब्द आ जाता है जिसको आप कहते हैं ये आ। ठीक है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि अगर ये भी शब्द अगर कभी भी आपको मिलता है, आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो शब्द है ये वृत्ताकार है कि नहीं है, तो आप हमेशा लगाएंगे कि हाँ ये वृत्ताकार स्वर होता है। तो प्यारे बच्चे, मैंने आपको शुरुआत से एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि यहीं पर हम आज इसके बाद हम क्लास को बंद करना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद हम आगे कल पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चे, एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो वर्णमाला है, जो हिंदी जो शुरुआत की जाती है, वो हम वर्णमाला से ही हमेशा शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक आधार होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आप कहेंगे ध्वनि। हम पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो आप कहेंगे वर्ण। हम कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप कहेंगे, तब भी आप कहेंगे वर्ण। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूंगा भाव या अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप कहेंगे शब्द। अगर मैं कहूंगा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप कहेंगे वाक्य। ठीक, फिर मैंने कहा जो वर्णमाला होता है, इसको वर्णों का व्यवस्थित क्रम कहा जाता है। इसकी परिभाषा होती है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम कहते हैं वर्णमाला। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे वर्णों का क्रम, गलत बात। वर्णों का क्रम नहीं, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, क्योंकि आ वाली जो का वाली लाइन है उसमें का, खा, गा, घा, अंगा, ये अपने अपने क्रम में व्यवस्थित तरीके से ही आते हैं। कि आप कभी चा वाली लाइन पहले और का वाली लाइन बाद में लिख सकते हैं, तो नहीं। तो इसकी परिभाषा होती है वर्णों का व्यवस्थित क्रम। और वर्णमाला को हम लिपि चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लिखित भाषा है ये देवनागरी हम लोग लिख रहे हैं, तो जो हमारी मौखिक भाषा होती है उसका एक स्वरूप है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम प्यारे बच्चे कहते हैं लिपि चिन्ह। फिर मैंने आपको बताया कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52 या 52, जिसमें कि 11 जो होते हैं। फिर हमने बात की कि वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 41। तो 11 + 41 = 52। ठीक, फिर मैंने स्वरों के सेगमेंट में बताया कि हिंदी भाषा के वे वर्ण या हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त वे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं आप स्वर कहते हैं। और जिनके लिए पड़ती है उनको कहते हैं व्यंजन। हिंदी भाषा में प्रयुक्त वे वर्ण जिनके लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उनको कहते हैं व्यंजन। और स्वरों को हम कहते हैं स्वतंत्र वर्ण, क्योंकि इनके उच्चारण में सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और उनको हम कहते हैं परतंत्र वर्ण या गुलाम वर्ण, क्योंकि उनके उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है। फिर हमने आपको बताया कि जो स्वर होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं, और संस्कृत भाषा में स्वर होते हैं 13 प्रकार के। यही तो मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया कि जो अंक और आहा होता है वो अयोगवाह होता है, क्योंकि वो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होता है, इसीलिए उसको कहते हैं अयोगवाह। ठीक, उसके बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़े और हमने कहा कि अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, तो होते हैं 3 प्रकार के। लघु स्वर जिसको आप कहते हैं एक मात्रिक स्वर, जिसको आप कहते हैं छोटा स्वर, या जिसको कहते हैं मूल स्वर। इनकी संख्या होती है 4, छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ई और ऋषि। फिर मैंने कहा दीर्घ स्वर जिसको आप कहते हैं गुरु, जिसको आप कहते हैं बड़ा, जिसको आप कहते हैं द्विमात्रिक, इनकी संख्या होती है 7। फिर मैंने आपको बताया कि जो प्लुत स्वर होते हैं इनकी संख्या वैसे होती है 8, पर हिंदी भाषा में इनका प्रयोग नहीं होता है। जो ओम एक ऐसा शब्द है जिसमें आज भी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। फिर मैंने आपको कहा जो संयुक्त स्वर होते हैं इनकी संख्या होती है कितनी, तो ये होती है 4। ए, ऐ, ओ और औ। क्यों होता है इसका मैंने आपको कारण भी बताया। फिर मैंने आपसे कहा कि ओंठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2 प्रकार के,
ऐसे जब हम किसी भी स्वर को बोलें तो अगर हमारे जो ओंठ हैं वो वृत्ताकार क्रम में जाते हैं, सर्कल बनाते हैं, तो उसको कहते हैं वृत्ताकार स्वर, वर्तुल स्वर या वृत्तमुखी स्वर, जिनकी संख्या होती है 4। अगर हम कहें जिनमें वृत्ताकार क्रम नहीं बनाते हैं तो उनको अवृत्ताकार, अवर्तुल या अवृत्तमुखी कहते हैं, जिनकी संख्या होती है 7। आज हम यहीं पर बंद करते हैं प्यारे बच्चे, और अगली क्लास में हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे कि आगे जो हमारे और प्रकार होते हैं किसके, स्वरों के। तो मैं देखिए टॉपिक है ये बड़ा है, तो मुझे 2 क्लासें तो लगेंगी ही लगेंगी, हो सकता है मैं तीसरी क्लास में इसको पूरा कर पाऊँ। तो आप सभी ध्यानपूर्वक मगन होकर आराम से बैठ के देखते रहिए, इसको समझते रहिए। बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको ऐसे इस वे में पढ़ाऊँगा ताकि आपको एक एक बातें आराम से समझ में आए, और मैं साथ साथ में इनमें ट्रिकों का भी प्रयोग करता जाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और चैनल का खास ख्याल रखिए। अगर हम आपका ख्याल रखते हैं तो आप भी हमारा ख्याल रखेंगे, तभी बात बनेगी। अगर आप अपने छोर से जो आपको करना है आप करेंगे, तो हम अपने छोर से वो करेंगे जो हमको करना है, और अपना हम बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आप अपना कर्तव्य ना भूलें, हम अपना कर्तव्य ना भूलें, तो ऐसे आपका भी भला और हमारा भी भला, ठीक है। आप अपने कर्तव्य मारकर चले जाएंगे और हमने अपने कर्तव्य मारकर चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं कहूँगा आपको क्या करना है, आप सब समझदार हैं, बशर्ते कमेंट जरूर करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके कमेंटों का हमें इंतज़ार रहता है। हम आपके कमेंटों से अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं। आप कुछ भी कमेंट करते हैं, अगर आप गलत कमेंट करते हैं, मतलब गलत का मतलब ये है आप गलत तो कमेंट करते ही नहीं हैं, इसका मतलब है अगर आप कोई सुझाव देते हैं तो उस पर हम प्रयास करते हैं अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बनाने का। इसलिए आप ये चीज़ें तो करते ही रहिए। बाकी नमस्कार, और मिलते हैं हम कल की अगली क्लास में। नमस्कार।